हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देखें तब मेरा नमस्कार स्वीकार करें। माई सेल्फ के शुक्ला और ये है आपका सदाबहार यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। आपके साथ मैंने एक वायदा किया था और वो क्या था कि हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और वांट ऑफ फैक्टर आई के एप्लीकेशन को लेकर कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें से काफी कुछ क्वेश्चंस वो होंगे जो नीट, आईआईटी, जेई और 12th बोर्ड में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि कर्म ही परम धर्म है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करके जल्दी से आंसर निकालें। हो गया भाई। अब देखिए मेरी बारी है, मैं सॉल्व करता हूं। बेटा जी यहां पर देखो एक कंटेनर दिया गया है और इसको एक एसपीएम के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहले आपको दिया गया K2Cr2O7 जिसकी कंसंट्रेशन है 0.01। दूसरा आपको दिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन है 0.05। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे हम इन दोनों सॉल्यूशंस को एसपीएम से सेपरेट करेंगे तो होगा क्या। ठीक है, तो बेटा जी ये कंसंट्रेट है और ये क्या है, डाइल्यूट। तो जैसे ही सेपरेशन होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होंगे। ऐसा होने से ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट साइड में जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी। भाई कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के दो ही रास्ते हो सकते हैं। पहला ये कि हम सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाएं और दूसरा ये कि हम सॉल्वेंट की अमाउंट को कम कर दें। तो यहां पर सॉल्वेंट अमाउंट कम हो रही है क्योंकि सॉल्वेंट कॉपर सल्फेट की तरफ जा रहा है। अब इसका रिवर्स इधर होगा, इधर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, पहले से कम हो जाएगी, लोअर वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये ऑस्मोसिस है और ऑस्मोसिस में सॉल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट अलाउ नहीं होती, इसलिए K2Cr2O7 और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट नहीं हो पाएंगे। और जब ये रिएक्ट नहीं होंगे तो Cu2Cr2O7 जैसा कोई कलर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा और इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा डी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से टिक करें और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप तक पहुंच चुका है। जल्दी से रीडिंग लें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। भाई जल्दी कीजिए। ठीक है, कर लिया, वेरी गुड। तो देखो बेटा अब हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है CST, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। C है कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी का टर्म है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू N/VST। ठीक है, अब इसको हम पाई V इज इक्वल टू, ठीक है, या V को इधर ही रहने देते हैं, देख लें। N को फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो ये ग्राम वेट अपॉन वॉल्यूम, ये लीटर हुआ और ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भाई मोल्स क्या होते हैं, N मोल्स नंबर है, तो ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हो गए मोल्स और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये हो गई आपकी मोलैरिटी कंसंट्रेशन। ऐसे अब बेटा जी अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, देखिए हम ऐसे लिखें ST इंटू W और ये है आपका मोलर मास M, और इसको अगर हम ml में लिखें यानी VmL होना चाहिए लीटर में, तो इसको 1000 से डिवाइड करें तो 1000 इधर आ जाएगा। समझ गए ना भाई। अब आपको
क्या करना है, देखिए ये जो हुई ये ग्राम पर ml स्ट्रेंथ हो गई, क्या हो गई ये ग्राम पर ml स्ट्रेंथ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 1000 ST अपॉन m इंटू C, और C मतलब ये कंसंट्रेशन और ये किस यूनिट में है, ग्राम पर ml। ये बात समझ में आ गई, कोई टेंशन, ठीक है। अब अगर हम बेटा जैसा क्वेश्चन कह रहा है इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को y एक्सिस पे लें और कंसंट्रेशन जो कि ग्राम पर ml में हो या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आप इसको लिख सकते हो ऐसे, सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम x एक्सिस पर लें तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। क्या बना भाई, स्लोप। अब अगर ये स्लोप है तो स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख सकते हैं, 1000 ST अपॉन m इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। एक बार डेटा चेक कर लेना, ठीक है। अब यहां पर बेटा जी देखिए हमें सॉल्व क्या करना है, हमें निकालना क्या है भाई, तो हमें मोलर मास निकालना है ना, ठीक है। तो मोलर मास निकाल लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए 1000 इंटू, देखिए एस को हमने बताया था पढ़ाते समय ऑस्मोटिक प्रेशर में, वो वीडियो देख सकते हैं कि सल्फर सॉरी एस जो है सोल्यूशन कांस्टेंट है और एक्चुअली ये गैस कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही यूज होंगी 0.0821, टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, मोलर मास निकालना है, ये हुआ 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। जरा जल्दी से सॉल्व करें, सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड करें और मैच करें, आंसर आया कि नहीं आया भाई, जल्दी कीजिए। आंसर क्या दिया है स्क्रीन पर, 1.23 इंटू 10 टू दी पावर 7। तो चेक कीजिए आंसर हुआ, समझ में बात आई, वेरी गुड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हो गया बेटा, जल्दी से सॉल्व करें, बढ़िया क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, जल्दी करें, ठीक है भाई। अब मेरी बारी है, देखो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये कहा गया है कि एक शेल है, ठीक है, और इस सेल को हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं जो कि हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब सेल की में के अंदर, यानी ये मान लो कि ये सेल है और इस सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ये सेल है, ये ग्रेटर है देन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, वो हाइपोटोनिक है, और जो सेल है उसकी कंसंट्रेशन अधिक है, यानी सॉल्यूशन के कंपैरिजन में वो हाइपोटोनिक है। अब जब हम सेल को इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक्चुअली होगा क्या बेटा, होगा ये कि जो सेल है ऑस्मोसिस, इसको कुछ इस तरीके से समझें, ये सेल डाल दिया, ये सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो सेल के अंदर जाएंगे और इसलिए ये सॉइल कर जाएगी, सॉइल करके फट जाएगी, बस्टिंग हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बता चुके हैं क्या कहते हैं, हेमोलाइसिस। क्लियर हो गई बात, तो हेमोलाइसिस कहेंगे इस एक्टिविटी को, ऑस्मोटिक प्रेशर के वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आंसर लगाएं भाई, क्या बनेगा आपका आंसर इसमें, पहला यानी फर्स्ट ए। क्लियर, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से बताएं, उसी की तरीके से है, ठीक है। अब बेटा इसका रिवर्स हो गया, रिवर्स का मतलब ये देखिए, सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है यानी हाइपरटोनिक है, और जो शेल हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो लो कंसंट्रेशन की है। तो यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, जो फ्लो होगा ये फ्लो रिवर्स हो जाएगा भाई, देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा,
जो वाटर है वो सेल के अंदर से निकलकर कहां पर आएगा, सॉल्यूशन में, और इसलिए ये सेल श्रिंक कर जाएगी, और सेल के श्रिंक करने को हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि सेल के अंदर से सॉल्वेंट बाहर आ रहा है, इसलिए इसको एक्सोऑस्मोसिस या क्रेनेशन भी कहते हैं। बात समझ गए? तो यहां पर आपका आंसर हुआ डी, यानी आइदर ऑफ दीज। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें। ठीक है, देखो बेटा, ये पॉइंट भी हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट है। हमने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटेल्स में पढ़ाई है, और वहां पर बताया था बेटा क्या क्या कि जब भी कोई सॉल्यूशन फ्रीज होता है तो सॉल्यूशन फ्रीज होने में केवल सॉल्वेंट की फ्रीजिंग होती है, सॉल्यूट की फ्रीजिंग नहीं होती। समझ पाए? सॉल्यूट केवल ट्रैप्ड होता है, सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता। समझ पाए? तो भाई यहां पर देखो कि जो सॉल्वेंट है वही फ्रीज होगा, तो जब फ्रीजिंग पॉइंट आएगी तो फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम पर होती हैं। इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्वेंट सॉलिडिफाई हुआ वो, और जो सॉल्वेंट अभी लिक्विड फॉर्म में है वो, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। समझ पा रहे हो ना? इस बात को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ, यानी सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पर होंगे। तो जल्दी से इसे टिक करें, अगला क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करें, जल्दी करें बेटा जी, सॉल्व करें। ठीक है भाई, देखिए यहां पर दो तरीके के सॉल्यूशंस दिए गए हैं। एक है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और दूसरा है ग्लूकोज। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक होने का मतलब क्या हुआ भाई? आइसोटोनिक का मतलब इनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब बेटा हम जानते हैं ये क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये पार्टिकल्स की नंबर चेंज नहीं होगी, यानी जितना हम यहां पर डालेंगे किसमें, सॉल्वेंट में, उतना ही डिसॉल्व होने के बाद भी रहेगा। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही इसे सॉल्वेंट में ऐड करेंगे ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि जब ये डिसोसिएट होगा तो बनेगा क्या, बनेगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यानी अगर 1 मोल हमने स्टार्टिंग में इसका लिया तो ये 0 0 होंगे। क्या होंगे भाई? 0 0। ठीक है, और अगर यहां पर इसमें से अल्फा क्या होता है, डिसोसिएट होता है, तो ये कितना बनेगा, 2 अल्फा और अल्फा। तो जरा सोचिए कि टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए भाई, टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए सॉल्यूशन में, 1 माइनस अल्फा, ये वाला जो बच गया, प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल हुआ, और 1 प्लस 2 अल्फा। अब अगर आई की वैल्यू हम निकालें तो याद रखें कि सोडियम सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, और इसलिए यहां पर ये ध्यान रखें कि ये 100% डिसोसिएट होगा, और 100% का मतलब ये हुआ बेटा कि अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। समझते हो ना? लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें यह कहा गया है कि आप सोडियम सल्फेट का डिग्री आप डिसोसिएशन निकालें, तो हम
हमें अल्फा निकालना है तो हम इसे 1 नहीं ले सकते। अगर कुछ ना दिया होता तो ये स्ट्रांग है तो शायद हम तब क्या मान लेते 1, लेकिन यहां पर अल्फा की डिमांड की गई है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बेटा, आई क्या हो गया इसके लिए भाई, आई इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने हो गए 1 + 2 अल्फा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन तो ये 1 हो गया, तो आई की वैल्यू हो गई 1 + 2 अल्फा। अब यहां पर देखो तो आई इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहां आई की वैल्यू 1 है तो लिखने से कोई फायदा नहीं। तो जरा अब इसी को देखिए, हम लिख सकते हैं आई सी एस टी इज इक्वल टू आई, यहां 1 है तो इसको ड्रॉप कर देते हैं, सी एस टी। अब बेटा देखिए यहां पर एस और टी दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, आई सी और सी बचा। अब आई की वैल्यू है 1 + 2 अल्फा, और देखिए सी की वैल्यू यानी सोडियम सल्फेट के लिए कंसंट्रेशन का टर्म कितना गिवन है भाई, 0.004, 0.004 इज इक्वल टू ग्लूकोज के लिए कंसंट्रेशन का टर्म कितना गिवन है, 0.01, 0.01। अब यहां से हम इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, अल्फा ऑलमोस्ट 0.75, या हम ऐसे कह दें 75%, ये हमारा आंसर हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लें और देखें क्या आपका आंसर यही आ रहा है जो हमने आपको बताया। नोट कर लें, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, ठीक है, जल्दी करें, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, ठीक है, जल्दी कीजिए, हो गया, मिटा दिया जाए। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। हाँ भाई, क्या देख के जी रहे हैं सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लिया, अब मेरी बारी है, तो जरा समझें बेटा क्वेश्चंस को। कहा गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, तो देखिए सोल्यूट क्या है, तो वेट ऑफ सोल्यूट लिख लेते हैं हम जल्दी से, और सोल्यूट है क्या, CuCl2, कितना दिया है 13.44 ग्राम्स दिया है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे लिए भाई, सॉल्वेंट कितना है, ठीक है, तो यहां पर बेटा जी आप देखें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है क्या, वाटर कितना दिया है 1 किलोग्राम गिवन है। 100% आयोनाइजेशन की बात कही गई है, मतलब देखिए CuCl2 Cu2++ 2Cl नेगेटिव, ये कंडीशन यहां पर होनी है। तो जरा आप सोचिए कि अगर इसका आई निकालेंगे आप वन ऑफ फैक्टर तो कितना आएगा भाई, 1 + 2 अल्फा, बिल्कुल अभी सोडियम सल्फेट का इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल वही व्यू लगेगा, ठीक है, तो आई 1 + 2 अल्फा हो गया। अब बेटा जी आपको पता है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम होता है, के बी यहां पर गिवन है आपको, शायद देख लेते हैं भाई निकालना क्या है, ठीक है, तो डेल्टा टीबी आपको निकालना है, केबी गिवन है, तो वैल्यू रख देते हैं, आई की वैल्यू कितनी हो गई जरा बताएं। 100% आयोनाइजेशन का मतलब हुआ कि ये चीज समझा चुके हैं, फॉर 100% आयोनाइजेशन अल्फा 1 होती है, तो जब अल्फा 1 होगी तो ये टोटल वैल्यू आई की कितनी हो गई 3, केबी की वैल्यू 0.52 हो गया भाई, अल्फा यहां 1 रख दोगे, ठीक है, ऐसे 1 + 2 × 1 तो ये 3 हो गया, ठीक है। और मोलैलिटी की बात करें तो देखिए मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स, भाई ये तो अच्छे से जानते हो ना,
पूरा कितनी बार हम आपको लिख के बताएंगे? तो यहां पर देखो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और मोल्स को लिख सकते हो ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अब यहां पर वेट कितना दिया है 13.44, किसका भाई? सोल्यूट का, समझ गए ना। और मोलर मास कितना हो गया 134.4, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 1। ये बात समझ पाए? तो जरा जल्दी से कैलकुलेट करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कीजिए भाई। ठीक है, तो कितना आया? ऑलमोस्ट 0.16, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो नोट करें जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पॉज करें और तुरंत सॉल्व करें। ठीक है, जल्दी कीजिए भाई, ये बिल्कुल इसी तरीके का है। ठीक है, बस कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। डेल्टा वी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जगह, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट आ गया है। बाकी सॉल्व उसी से होना है। देखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ वेट ऑफ सोल्यूट, ध्यान से समझें, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और इनटू आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर। तो जल्दी से वैल्यू पुट करके और सॉल्व करके बताएं आंसर कितना हुआ भाई। ठीक है, जल्दी करें, जल्दी कीजिए, जल्दी करें बेटा। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा टीबी तुम्हें क्या दिया है 2, के एफ की वैल्यू 1.72 गिवन है, वेट कितना है नेफ्थलीन सॉरी नेप्थोइक एसिड का भाई, ये है 20, और इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास 172 हो गया भाई। ठीक है, अगर आप निकालें फॉर्मूला दिया गया है, और ये है 50 इंटू आई। अब यहां से सॉल्व करके आई निकालिए और बताइए कि आई कितना आया, जल्दी कीजिए, कितना आया आई भाई? कितना? 0.5। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट इसे समझने में? ये बिल्कुल इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, सिमिलर है। ठीक है, तो कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे तो इस चीज को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको वेट दिया गया है, किसका? वेट ऑफ सोल्यूट दिया है भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट है यहां पर 2.5 ग्राम। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पर कितना गिवन है भाई? जल्दी से बताइए डेटा देख करके। सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये है 100 ग्राम्स। यहां पर डेल्टा टीबी आपको दिया है 2, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखें बेटा कि जब हम टेम्परेचर का डिफरेंस लेते हैं तो वो केल्विन में लें या डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, डिफरेंस लेने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है डिफरेंस मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, सेम मिलता है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी आपको ये दे दिया गया है। अब इन्होंने आपसे डिमांड की है कि भाई आप बताएंगे क्या? ठीक है, आप बताएं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो बेटा अब इसके लिए हम क्या करें, देखिए यहां से हम डेल्टा टीवी का कंसेप्ट यूज कर लें। अब सोल्यूट जो हमारी है वो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, कैसी है? ठीक है, तो ये यहां पर सोल्यूट क्या दी गई है बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, तो उसे लगाने का कोई मतलब नहीं। केबी ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम।
अब यहां से हम वैल्यू पुट कर दें, ये 2 है और Kb कितना गिवन है हमें बेटा यहां पर, तो Kb गिवन है 0.76 वेट ऑफ सॉल्यूट 2.5 इंटू 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई ये m हमें निकालना है, ठीक है, और वेट आपको दे दिया इसका 100 ग्राम। अब इसको सॉल्व करके हम m यहां से निकाल सकते हैं आसानी से, जल्दी से कैलकुलेट करें, ठीक है, और बताएं m कितना आएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कैलकुलेशन, तो m आ गया 9.5। देखिए भाई 9.5 ही आ रहा है या कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही है, जल्दी बताएं। कर लिया। अब देखो इतना सॉल्व कर लिया हो तो आगे हम इसको बता देते हैं, यहां से मिटा दें भाई। अब बेटा हम कैसे निकालेंगे वेपर प्रेशर, हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू होता है n अपॉन n प्लस कैपिटल N, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वेरी डायल्यूट सोल्यूशन है, इसलिए डिनोमिनेटर में जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं इसके रेस्पेक्ट में जो मोल्स हैं सोल्यूट के, ये नेग्लिजिबल होंगे और इनको हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन n। अब फर्दर हम इसको P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और इसे मोल्स को ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये कर दें। अब प्रेशर देखिए कितना दिया 1 atm, 1 atm का मतलब 760 हो गया, तो 760 mmHg माइनस पीएस फाइंड करना है, 760 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है बेटा 2.5, मोलर मास कितना आ गया 9.5, यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 100 और मोलर मास कितना हो जाएगा 18, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर। अब इसे रख करके आप पीएस की वैल्यू फाइंड आउट करें, जल्दी से पीएस फाइंड आउट करें भाई और बताएं कि कितना mmHg आ जाएगा, जल्दी कीजिए। तो देखिए यहां से सॉल्व करके आंसर मिला लें, मे बी 724 mmHg, तो जल्दी से सॉल्व कर लें और आंसर मिलाएं। ओके, कर लिया भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा भाई, जल्दी कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। बात समझ गए ना भाई, कंफर्म हुए? तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, 10th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो आपने सॉल्व कर लिया? नहीं किया तो जल्दी से वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, जल्दी करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर लिया? तो चलिए अब मेरी बारी है। देखो भाई इसमें 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है इसमें, ठीक है, C2H5OH और इसकी कंसंट्रेशन 0.500 m गिवन है। ये याद रखें ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इसलिए यहां पर I की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, I 1 होगा, यानी ये नॉर्मल सॉल्यूशन बनाएगा। दूसरा आपको यहां पर दिया गया है 0.1 Mg3PO4 होल ट्वाइस 0.100 m। अब देखिए इस बात को समझना कि यहां पर अल्फा हम कितनी लेंगे भाई, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या कहा जाएगा, कहा गया है कि सभी जो सॉल्ट हैं, ये एक सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और इसलिए ये 100% डिसोसिएट होंगे, यानी यहां पर
अल्फा कितनी होगी 1, और जब अल्फा 1 होती है, हम बता चुके हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाते समय, वांट ऑफ फैक्टर में भी बताया है, अल्फा 1 होती है तो I इज इक्वल टू n होता है। मतलब एक मोल इसका अगर हम लेंगे तो हमें 5 मोल्स आयन मिलेंगे, ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड का हमें 5 आयंस देगा, तो n की वैल्यू 5 हुई, यानी I यहां पर कितना हो गया 5। नेक्स्ट हमें दिया गया है यहां पर क्या भाई, KBr। तो देखिए KBr की अगर हम बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन हमें 0.250 m गिवन है। अब यहां पर एक मॉलिक्यूल से हमें 2 आयंस मिलेंगे, ठीक है, अल्फा 1 ही ली जाएगी, तो I इज इक्वल टू n, यानी I की वैल्यू यहां पर 2 हो गई, ठीक है। अगला केस हमें दिया गया है Na3PO4 का, Na3PO4 का, इसकी कंसंट्रेशन 0.125 m गिवन है। तो आप जरा यहां पर सोचिए कि अल्फा 1 ही होगा तो I इज इक्वल टू n यहां भी हो जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब इस बात को आप ध्यान में रखें कि हमें ये बताना है, चेक करना है कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन क्या होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू ICST। अब ST तो सब में क्या होगी, कॉमन होगी, सबके लिए सेम वैल्यू होगी। इसका मतलब हम कहें पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IC। अब जिस सॉल्यूशन के लिए IC मैक्सिमम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक। तो बेटा जी अब देखो ये C है, ये I है, मल्टीप्लाई किया तो 0.5 ही रहेगा, यहां 5.5 ही हो गया। तो देखिए यहां पर IC का जो प्रोडक्ट है वो कितना हुआ 0.500, यहां पर कितना हुआ 0.500, यहां पर देखो कितना हो गया, ये भी 0.500, यहां पर देखो ये भी 0.500, यानी सब के लिए IC का प्रोडक्ट सेम है। इसका मतलब सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, यानी आपका आंसर यहां पर क्या हुआ, A हो गया, ठीक है। सभी के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, जल्दी से वीडियो पॉज करें और इसे सॉल्व करें, जल्दी करें भाई, लेट नहीं। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पीड अप रहें और सॉल्व करें। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, हो गया। तो अब मेरी बारी है। देखें भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया X एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, ठीक है, और इसको किस में ऐड किया गया है भाई, इसको NaCl के एक सॉल्यूशन में ऐड किया गया है। और पूछा जा रहा है, देखिए कि हमारे पास ये NaCl का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.05 m, और यहां पर ये सॉल्यूशन है कितना 1 लीटर, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि डिसॉल्व कर दिया गया है क्या X ग्राम एक और सॉल्यूट का। तो इस सॉल्यूशन में जब X ग्राम एक सॉल्यूट और मिला दी गई, और ये सॉल्यूट क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होगी, तो बताना है कि इस पूरे सिस्टम का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो अब जरा देखिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो इसके थ्रू भी होगा और इसके थ्रू भी होगा, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर्स को हम यहां पर देखें कि X के थ्रू कितना कंट्रीब्यूट हुआ टुवर्ड्स ऑस्मोटिक प्रेशर, और NaCl के थ्रू कितना कंट्रीब्यूट हुआ, और दोनों को ऐड कर लें तो हमें नेट सॉल्यूशन का क्या मिल जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं भाई, सबसे पहले तो हम क्या देख लें कि हमें क्या क्या है। तो ये हो गया, देखिए पाई इज इक्वल टू N/V ST। अब इससे बेटा हम क्या करें कि अगर
पाई को टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर लेते हैं पाई टी, तो V हो गया टोटल वॉल्यूम। भाई ये ग्राम में मिलाया जा रहा है यानी ड्राई स्टेट में मिला रहे हैं, तो X मिलाने पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लीटर पहले भी था, अब भी 1 लीटर ही होगा। तो ये हो गया टोटल मोल्स और ST। अब पाई टी VT इज इक्वल टू NT का मतलब हो गया N1 प्लस N2 और ये ST। अब इसके लिए अगर हमने N1 ले लिया है तो इसके लिए हमने N2 ले लिया है मोल्स। भाई कंफर्म हो गए। अब जरा देखो N1 कितना हो जाएगा, X ग्राम मान लो, ठीक है, ये X ग्राम दिया है, इसका मोलर मास कितना है 200, तो मोल्स कितने हो गए इसके, ठीक है, X बाई 200। अब इसी तरीके से हम N2 यानी NaCl के मोल्स की बात करें तो देखो N2 हो गया यहां पर कितना, समझना 0.05, ये कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर। लेकिन एक बात का यहां पर याद रखना कि ये हमें क्या लिखना पड़ेगा, N2 इंटू I, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोसिएट होगा, और जब ये डिसोसिएट होगा तो एबनॉर्मल बिहेवियर काउंट होगा और ऐसे में वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो बेटा जी बताएं NaCl जब डिसोसिएट होगा तो 2 आयन देगा, ठीक है, यानी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2। तो यहां पर ये चीज समझ पाए। अब वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए भाई पाई हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पाई अब डायरेक्ट वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू 4.92 है, वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। और मोल्स की बात करें तो X अपॉन 200 प्लस ये हुआ 0.05 इंटू 2, क्लियर। और यहां पर देखो भाई S और T है, तो S की वैल्यू हम क्या रखेंगे, S की वैल्यू हम रखेंगे 0.0821 और टेम्परेचर कितना है, तो यहीं पर इंटू करके 300 लिख दिया, समझ गए। अब इसको सॉल्व करके और हमें क्या निकाल लेना है, X की वैल्यू। तो जल्दी से कैलकुलेट करें और सॉल्व करके बताएं X कितना आया, जो गिवन है आंसर 20 ग्राम वही आ रहा है या डिफरेंट, जल्दी कीजिए, जल्दी करें भाई। आ गया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, नेक्स्ट जल्दी से सॉल्व करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, समझ गए ना भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन। अब देखिए पूछा गया है आपसे कि व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m मतलब मोलैरिटी मोनोबेसिक एसिड इफ इट्स pH इज 2 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जी देखो pH आपको गिवन है कितना 2। अब आयोनिक इक्विलिब्रिया से अगर हम समझें तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10 टू दी पावर -2, pH 2 है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन ये हो गई। अब मान लो एक हाइपोथेटिकल एसिड जो कि मोनोबेसिक का मतलब ये है कि पर मॉलिक्यूल एक H प्लस दे सकता है, तो यहां पर हमने इसको डिसोसिएट करा दिया H प्लस और माइनस। अब अगर इसकी यहां पर बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो ये 0 होंगे, इक्विलिब्रिया का कंसेप्ट है भाई। अगर ये C इंटू 1 माइनस अल्फा हुआ तो ये C अल्फा होंगे, बात समझ में आ गई है। अब कंसंट्रेशन आपको दी गई है कितना 0.1, ठीक है। तो बेटा जी देखो H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी है pH से, और यहां से देखो कितना हुआ ये, तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2। अब अल्फा यहां से निकाल लें तो 10 टू दी पावर -2 और C गिवन है 0.1, तो ये कितना आ गया 10 टू दी पावर -1 यानी 0.1।
तो अल्फा हमें कितनी मिल गई? 0.1। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमें यहां पर बताना है, ठीक है। तो जरा ये देखिए कि अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो एबनॉर्मल बिहेवियर काउंट होगा, यानी वान हाफ फैक्टर आएगा। तो वान हाफ फैक्टर देखिए ये डिसोसिएट हो करके कितना दे रहा है बेटा, इसको ऐसे ही समझ लो कि भाई अगर ये 1 था तो ये 0 0। अब अगर ये 1 माइनस अल्फा होगा तो दे विल फॉर्म बाई अल्फा एंड अल्फा। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपको पता है 0.1, तो आई आ गया 1.1। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आई सी एस टी, वैल्यू रख दें 1.1, सी है 0.1। भाई कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.1 ही तो दी है ना। और यहां पर देखो S की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना हो गया? 298। ठीक है, तो 298 देख ले भाई, जो वैल्यूज गिवन है वही रखी गई हैं, एक बार चेक कर लें, समझ पाए ना। अब इसको सॉल्व करें और बताएं ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आया, जल्दी से कैलकुलेट करें और आंसर मैच करें भाई। कर लिया? 2.69 एटीएम। तो ये हमारा आंसर हो गया। कंफर्म हुए भाई? कोई डाउट इसमें? ठीक है, वेरी गुड। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी कुछ समझ लिया होगा और प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने का तरीका, ठीक है, आपको कंफर्म हो गया होगा। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, आप कोई भी सही बुक लेकर के और प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक में एक नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। अगला जो वीडियो होगा वो केमिकल काइनेटिक्स हम ले रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स 12th का ही टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।